आज हमारा क्लास YouTube में नहीं है, आज बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है। सुनो बेटा, हम लोगों ने अभी तक जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया है उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अब बोलोगे मैम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच से पहले ये बताओ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है उसका डिटेल कब पढ़ाओगे, है ना। तो अब सुनो, पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कब पढ़ाऊंगी। आज मैं आपका सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर रही हूँ, राइट। और उसके बाद हमारा जो चैप्टर्स है ना, टेंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से कि ये हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। और ये जो है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, वो बाद में होगा, बहुत बाद में होगा, तो इसीलिए उसका टेंशन मत लो अभी। अभी सुनो, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, और दैट इज कंजंक्शन। पहले कंजंक्शन क्या है, तो हम लोगों ने इसका एक डेफिनेशन तो पढ़ लिया था ना, जॉइनिंग वर्ड। ये ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करता है। अब ज्वाइन कैसे करता है ये देखो ध्यान से। हम लोगों ने अभी तक जितना किया था, देखो ये वर्ब खत्म कर लिए थे, एडवर्ब खत्म कर लिए थे, एडजेक्टिव खत्म कर लिए थे, है ना। चलो, ही वर्कड हार्ड। दूसरा सेंटेंस, ही पास्ड। चलो एक और दूसरा तरह का सेंटेंस बताती हूं मैं। ही वर्कड हार्ड। दूसरा सेंटेंस, ही फेल्ड। मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, राइट। ये दो सेंटेंसेस को आपको कंजंक्शन के इस्तेमाल से एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इकट्ठा करने के लिए मेरा जो तरीका होगा, देखो ध्यान से। पहला एक तरीका हम ये कर सकते हैं, ही वर्कड हार्ड, भाई उसने मेहनत की इसीलिए सो वो पास कर गया, ही पास्ड। अब सो के जगह पे हम चाहे तो देयरफॉर ही पास्ट भी कह सकते हैं, हम चाहे तो हेंस ही पास्ट भी कह सकते हैं, हम चाहे तो दैट्स वाई ही पास्ट भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका, एक और तरीका है, हम जोड़ सकते हैं क्योंकि उसने मेहनत की, as he worked hard, since he worked hard, because he worked hard। इसीलिए के लिए हम कॉमा लगा दें, he passed। देखो, राइट, है ना, क्योंकि उसने मेहनत की इसीलिए वो पास कर गया। तो देखो ध्यान से बेटा, आप जब कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होके एक मीनिंगफुल तरीके से अच्छे से जुड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वाक्य को छोटा करके और एक अच्छे तरीके से ज्वाइन कर दें। हम वाक्य को छोटा करें। देखो, एज, सिंस और बिकॉज का जोड़ा कुछ नहीं है, खाली कॉमा है। दूसरा क्या लिख रहे हो, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। गुप्ता जी बिल्कुल लिख सकते हो, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड, उसने मेहनत की और पास कर गया, है ना। लेकिन ज्यादा जो सटीक कंजंक्शन है ना, वो ये है, ठीक है। साजन का देखो क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनना बेटा। आपको एक चीज और मैं बता दूं, छोटी सी बात। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है टेक्निकल, तो बेटा आप उसके साथ अपना फोन नंबर लिखोगे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपके पास यहाँ जो हमारे साथ बैठे हुए स्टाफ है वो तुरंत कॉल कर लेंगे। अभिषेक कुमार गुप्ता, बेटा मैथ्स के टीचर्स की मैं बात बता दूं, आप 2500 में सिर्फ इंग्लिश लियो, सिर्फ 1000 और एक्स्ट्रा डालोगे, आपका पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा जीएस विद कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, लाइव बैच, समझे। और मैथ्स के जो टीचर हमारे पास है वो बहुत अच्छे हैं, पूरा डिटेल में खत्म कराएंगे। हाँ, वो रील्स नहीं बनाते, नौटंकी नहीं करते, आपको यहाँ पे डांस करके नहीं दिखाएंगे, और यहाँ पे वो मस्खरी नहीं करेंगे, वो पढ़ाएंगे और बढ़िया पढ़ाएंगे। समझ में आया। चलो, पढ़ना है तो ज्वाइन कर लेना, और रील्स वगैरह देखना तो बेटा आपके पास और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। वो एक्टिंग करना हमारे टीचर्स को नहीं आता। ही वर्कड हार्ड, लेकिन फेल कर गया, बट ही फेल्ड, फिर भी फेल कर गया, येट ही फेल्ड। फिर भी का इंग्लिश येट और स्टिल है, देखो, स्टिल ही फेल्ड। एक और तरीका है हमको लिखने का, देखो, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड,
हालांकि इसने मेहनत की थी, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, फिर भी के लिए कॉमा, वो फेल कर गया, ही फेल्ड, कॉमा, या फिर आप कॉमा के बदले में चाहो तो येट भी लगा सकते हो। बेटा ऑल्दो के जगह पे हम चाहे तो दो भी लगा सकते हैं, इसलिए यहां पे आप देखो क्या है बट स्टिल येट, लेकिन ऑल्दो का जोड़ा येट होता है, नहीं तो कॉमा होता है। समझ में आया? वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छा से देखो, इसने सब कुछ डिटेल बता दिया, अपना मोबाइल नंबर, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर क्यों नहीं लिखा बेटा आपने? चलो क्लियर, समझ में आया? दो ही वर्क हार्ड। अनिल, दो का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, दो लगाना है तो एल हटा के खाली पूरा हो जाएगा दो, ठीक है? ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, यानी कि देख रहे हो जरा ध्यान से, कंजंक्शन एक तो सही इस्तेमाल करो। अगर मैं सिर्फ एक शब्द वाला कंजंक्शन इस्तेमाल करूंगी तो बेटा वो सिंपल कंजंक्शन कहलाता है। दो शब्दों वाला जोड़ा ऐसे जो दूर है थोड़ा, उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन नहीं कहते, उसको हम कोरिलेटिव्स कहते हैं। दो तीन शब्द एक साथ इस्तेमाल हो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन सटीक होना चाहिए, कंजंक्शन आपके पापा की तरह ही है, एकदम एग्जैक्ट बराबर वालों की जोड़ता है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से। देखते नहीं हो आपके पापा क्या बोलते हैं? भाई अपनी जाति की होनी चाहिए, अपने लेवल की होनी चाहिए, है ना, अपनी बिरादरी की होनी चाहिए, है ना, पैसे में भी अपनी बराबर होनी चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत पैसे वाली होगी तो बहुत घमंडी होगी, नहीं, तो वो क्या करते हैं, बराबर को जोड़ते हैं। कंजंक्शन भी वही काम करता है, कहता भाई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से जोड़ो, एडवर्ब है, एडवर्ब से जोड़ो, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है तो इन्फिनिटिव से जोड़ो, जेरेंड है तो जेरेंड से जोड़ो। 60 डेज स्पोकन नहीं मिला बेटा वंदना, जब खरीदोगे तब मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अंजलि, बेटा कंपल्सरी इंग्लिश ले लोगे ना, आपको पूरा बढ़िया से ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसमें स्पोकन भी हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पीडीएफ कब तक लोड होगा? नहीं लोड किया अभी तक? कर दिया बेटा, कर दिया। वंश क्लियर? ये रहा हमारा कंजंक्शन। सो व्हाट इज कंजंक्शन? बाय ज्वाइनिंग वर्ड। क्या ज्वाइन करता है? कुछ भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जिसको भी ज्वाइन करेगा वो बराबर का होना चाहिए। जैसे नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से ज्वाइन करें, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से, जेरेंड को जेरेंड से ज्वाइन करें। अच्छा, वो ज्वाइन करता है, क्यों ज्वाइन करता है? ताकि वो थोड़ा मीनिंगफुल हो, छोटा हो जाए, है ना, एक अच्छा अट्रैक्टिव लगे, इसीलिए ज्वाइन करता है, राइट? यानी कि ज्वाइन करने वाला जो शब्द है वो है कंजंक्शन, ठीक है? अनिल, इसके साथ स्पोकन इंग्लिश करें या फिर बैच के बाद? बेटा मैं कहूँगी इसके साथ करो। और जानते हो मेरे ऑफलाइन के बच्चे इतना बढ़िया से करते हैं ना, जैसे मेरे से पढ़ते हैं वैसे बुक भी लेके आते, कहते मैम इसमें आप कौन सा चैप्टर आगे करें, तो फिर मैं उसको मार्क करके देती हूँ, भाई ये चैप्टर अब आगे करना। चलो समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, हम लोगों ने कर लिया कंजंक्शन, अब हम चलते हैं प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में पहले आपको सेंटेंसेस लिखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूं प्रेपोजिशन में। अंजलि बेटा हम पूरा कंप्लीट करवा लेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस जितने भी एग्जाम्स है उसका सबका होगा। लेकिन अगर आप कहोगे ना मैम ट्रांसलेशन कराओगे, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर में ट्रांसलेशन भी आता है अंजलि, तो ट्रांसलेशन तो हम कराएंगे नहीं, है ना, इसमें ट्रांसलेशन तो बस थोड़ा बहुत बताते जाते हैं। यस अनुभव, फाउंडेशन बैच है ये। देखो ध्यान से बेटा, प्रीपोजिशन, बेटा प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, यानी पहले स्थान बताइए,
उसके बाद जो लगाना लगाइए, उसके बाद मैं क्या लगाऊं, उसके बाद नाउन लगाइए, उसके बाद प्रोनाउन लगाइए, उसके बाद नाउन के स्थान पे जो जो आ सकता है सब लगाइए। तो नाउन के स्थान पे बस प्रोनाउन ही तो लगाते हैं और जेरेंड ही लगाते हैं, है ना। इसका मतलब प्रेपोजिशन क्या है, ये डिनोट करता है, बताता है, डिनोट करता है पोजीशन, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, कहां है और कहां आता है। कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन और जेरेंड, एनपीजी, नाउन प्रोनाउन जेरेंड। ठीक है, यस आयुष। अभी सोहित, अभी बता रही हूं बेटा, रुको ना थोड़ा सा। आयुष बेटा, बिगिनर्स तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना भाई आप क्या लिख रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मीनिंग क्या है, तो ठीक है मीनिंग समझा दे रही हूँ, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता एबीसी के अलावा। तब मैं कहते हैं यार स्पोकन देख के आ जाओ, थोड़ा सा कितना दिमाग खराब करूंगी, है ना। मुझे एग्जाम पास कराना है भाई, बच्चों को एग्जाम पास कराने के लिए आपका थोड़ा सा तो लेवल होना चाहिए ना। चलो ध्यान से सुनो। द बुक इज ऑन द टेबल, भाई ये टेबल है और टेबल के ऊपर मुझे ये बुक ऐसे ऑन दिख रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, भाई टेबल के ऊपर सटा हुआ दिखेगा, ऑन ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है सटा हुआ। द बुक इज ओवर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज बीनीथ, अंडरनीथ, एकदम सटा हुआ है बीनीथ द टेबल। द बुक इज बिसाइड द टेबल, द बुक इज बिहाइंड द टेबल, ठीक है। द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ये क्या है भाई, ये आगे पीछे ऊपर नीचे, ये तो पोजीशन है ना। ये आप पोजीशन बता रहे हैं। तो कहोगे अच्छा मैम किसी चीज के ऊपर है तो ऑन, ये देखो ये भी तो ऊपर है ना भैया, ये ऊपर नहीं है, ये तो रट्टा मारने वाले प्रेपोजिशन है। इंसिस्ट का मतलब है जोर देना, उसने जोर दिया कि मैं घर जाऊंगा, उसने जोर दिया कि मैं घर जाऊंगा। इंसिस्टेड ऑन। श्री राम चौधरी, केडी पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं बेटा, ना अपना फोन नंबर दिया आपने, कहाँ फोन आएगा जरा बताना। आप लोग सब समझ लो अच्छी तरह से, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर बुक ऑर्डर किए हो तो ऑर्डर नंबर लिख देना, नहीं हो पा रहा है तो अपना कॉलिंग नंबर लिख देना, आपके पास सीधा फोन आ जाएगा। आपके जो क्वेश्चन, आपके जो इस तरह के बात होंगे ना बेटा, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। मैं नहीं कहूंगी बेटा श्री राम चौधरी तुम्हारा मैसेज आया, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा स्टाफ वो देखता रहेगा। अगर आप जो पढ़ा रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तब मैं बात करूंगी। अभिषेक अभी आपका कोर्स शुरू हुआ है, कम से कम 7 से 8 महीना। देखो ज्योति यादव का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मैम अपॉन नहीं होगा बेटा, कोई चीज किसी चीज के ऊपर ऐसे गिरता है तो अपॉन, और ऐसे गिरा और अंदर चला गया तो इनटू। समझ में आया। इसलिए प्रेपोजिशन आपको हर पोजीशन सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। द बुक इज एट द टेबल, अभिषेक रंजन बिल्कुल नहीं होगा। द बुक इज ऑन द टेबल, ऊपर सटा हुआ टच में ऑन द टेबल, यानी कि पहला तो ये पोजीशन है। फिर दूसरा कहोगे मैम इंसिस्ट का मतलब ठीक है पर जोर देना, तो पर तो आ रहा है, मत सोचो वैसे, वैसे सोचोगे तो अधिकतर इंग्लिश में रॉन्ग करोगे। अगर कोई वर्ब है तो उसके साथ या तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है या तो प्रेपोजिशन नहीं है। आप कहोगे मैम फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है, बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपके बुक में आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स में भी है, वॉल्यूम 1 में भी है। इसका मतलब होता है कि इंसिस्ट ऑन, फॉन्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, कैपेबल ऑफ, अफेक्शनेट टू, अफेक्शन फॉर। कहोगे मैम आप तो क्या बोल रहे हो हमें नहीं पता, बेटा मेरे मुंह से निकल रहा है अफेक्शनेट टू, अफेक्शन फॉर, कैपेबल ऑफ, क्योंकि ऐसे ही याद किया है, आपने भी याद करना है, ऐसे ही रट जाना है आपको कि भाई इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, रट्टा मारो, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। यानी कि अगर आप फर्स्ट का बोलोगे तो मैं कहूंगी कि भाई जो वर्ड्स है ना रिलेटेड टू पोजीशन, ये आप कंप्लीट कर लो, पोजीशन वाले शब्द कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो दूसरा, इंसिस्ट के साथ जो ऑन है वो क्या है, तो वो ध्यान से सुनना। इंसिस्ट के साथ ऑन क्या है, ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आपको रखना पड़ेगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्लियर। नेक्स्ट आओ, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान। बोलो कि टेक का मतलब लेना, ऑन का मतलब पर लेना ना भाई, यहां टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना। आप कहोगे ये तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, पाकिस्तान से इंडिया मुकाबला करेगा मोहाली में। आज न्यूज़पेपर में आता है क्या, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का
बताया जा रहा है कि आज मुकाबला होने वाला है। यस सूर्यांश, यही तो मैंने कहा। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल का मतलब क्या है बेटा? फ्रेजल वर्ब का मीनिंग कुछ और, प्रेपोजिशन का मीनिंग कुछ और दोनों मिलके कुछ और। नहीं, टेक आफ्टर बोलोगे, टेक का मीनिंग लेना, आफ्टर मतलब के बाद। टेक आफ्टर का मीनिंग बेटा की तरह दिखना, जैसे तुम अपने पापा की तरह दिखते हो। यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर। कहोगे लुक मतलब दिखना, आफ्टर मतलब बाद, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। ही लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करता था। इसका मतलब कि अगर हम वर्ब प्लस प्रेपोजिशन ले ले और दोनों का मीनिंग नहीं निकल रहा है, एक डिफरेंट मीनिंग, एकदम अलग सा अर्थ कुछ आ रहा है, अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब, PHRASAL, फ्रेजल वर्ब। बेटा प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें, अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें, ये सब मैं थोड़ी आपको बैठा कर रटाऊंगी। गिव अप, यस, यानी कि हार जाना नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? टेकन इन बेटा, टेकन इन का मतलब होता है चांदनी। टेक हमेशा जानते हो टेकन इन के रूप में आता है, इसका मतलब होता है धोखा खाना। देखो अब फोर्थ में आओ। ऑन का मतलब पर, पर्पस का मतलब, पर्पस मतलब उद्देश्य। ऑन पर्पस क्या है भाई? इडियम्स में आ गए हम, इडियम्स एंड फ्रेजेस में, जो आपको रटना पड़ेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस कहता है कि यहां पर भी प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, ठीक है ना। इसीलिए प्रेपोजिशन आप देखोगे इन इडियम्स ऑल्सो, इडियम्स में आपका प्रेपोजिशन कई बार मीनिंग चेंज करता है। जैसे ऑन पर्पस का मतलब है जानबूझकर, इंटेंशनली, जानबूझकर। He did this on purpose, उसने जानबूझकर ये किया है। देखो का सेकंड नेम क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, चेतना। फ्रेजल वर्ब या वर्ड आप उठा सकते हो, ठीक है। देखो यानी अब जैसे मान लो ऑन पर्पस के अलावा मैं आपको बताऊं इन डिमांड, अगर मैं कहूं भाई मेरी किताबें इन डिमांड है, आप कहोगे अच्छा मैडम कह रही है बहुत बिक रहा है। इन डिमांड का मतलब बहुत अच्छे सेल में। कई बार देखते हो आपका कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, कोई कपड़ा ऑर्डर करते हो तो कहेगा कि 15 डेज में डिलीवर होगा। भाई इतना लंबा समय क्यों लोगे? तो कहेगा वी मेक इट ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब भाई डिमांड आने पर बनेगा। ऑन डिमांड मतलब मांग होने पर। इन डिमांड मतलब अच्छे मांग है। यानी मीनिंग ईडियम में कई बार प्रेपोजिशन मीनिंग ही चेंज कर देता है, राइट। यानी कि प्रेपोजिशन चैप्टर में 4 चीजें देखनी पड़ेगी आपको। पहला, सारे प्रेपोजिशन जो पोजीशन वाले वर्ड हैं, ऑन, इन, अंडर, अबाउट, इनटू, अपॉन, है ना। दूसरा, फिक्स प्रेपोजिशन जो बहुत लंबा पोर्शन है। तीसरा, फ्रेजल वर्ब जो करीबन 300 है, आपके वॉल्यूम 1 में रटना पड़ेगा। और फोर्थ, जब ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करो तो ऐसे सोच के याद करो ईडियम्स एंड फ्रेजेस कि भाई इसका प्रेपोजिशन को भी एक बार हम देख लें, ठीक है। देखो दिख गया? ऋषिपाल नहीं दिख रहा, मैं सामने से हट जा रही हूं, देख लो। ये आपका नेक्स्ट है जो मुझे पढ़ाना था आपको, कंजंक्शन के बाद प्रेपोजिशन। अब जो बेटा आप पूछ रहे थे दीपक कुमार, मैं वही बताने जा रही हूं। बता दूं आपको, सुनो। सबके पास या तो वॉल्यूम 1 होगा या तो क्लास नोट्स होगा, है ना। आपको ग्रामर में क्या क्या रट्टा मार के रखना है, रट्टा मार के जो मैं कह रही हूं ग्रामर में, सबसे पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, पहला ये आप अच्छे से याद कर लो। दूसरा, आप फिक्स प्रेपोजिशन भी रट के रख सकते हो तो खत्म कर लेना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करने के बाद, फिक्स प्रेपोजिशन। तीसरा, जो डिग्रीज है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, बेटा एडजेक्टिव चैप्टर में जाओगे तो पढ़ोगे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ऐसे। और चौथा, ये जो फ्रेजल वर्ब है,
इतना आपको रटना चाहिए, क्योंकि अभी आपको टाइम लगेगा और मेरा कोर्स खत्म होने में भी टाइम लगेगा। तो वोकैब तो अनंत है ना? लेकिन ये 4 चीजें तो आप याद करके रख सकते हो ना, आपके पास वॉल्यूम 1 है, उससे भी काम चल जाएगा मेरा। ठीक है? तो ये 4 चीजें रट्टा मार के रख लेना, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ाएंगे और जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। जब मैं प्रेपोजिशन कराऊंगी तो पूरा इसका एक शीट होगा फिक्स प्रेपोजिशन का। सोहेल चतुर्वेदी, पूछते जाओ ना बेटा, कुछ पूछना है तो। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो डिग्रीज करना है। और फ्रेजल वर्ब तो याद करने की चीज है। ठीक है? द ड्रेस इज ऑन डिमांड, बेटा ऑन डिमांड का मतलब मांग होने पर। अफजल, इन डिमांड का मतलब होता है बेटा कि डिमांड में है। ठीक है? ऑन डिमांड का मतलब होता है मांग होने पर, बनेगा तब मिलेगा। यस पिंटू, फ्रेजल वर्ब में ही तो फिक्स प्रेपोजिशन है, क्योंकि लुक के साथ आफ्टर लगाया आपने तो वह देखभाल करना। लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। लुक फॉर मतलब खोजना। लुक फॉरवर्ड टू इंतजार करना बेसब्री के साथ, है ना? ये 4 चीजें हैं जो ग्रामर में रटना शुरू कर दो। अच्छा, जो बच्चे पूछेंगे मुझसे मैम वोकैब में, बेटा आपके पास वॉल्यूम 1 है ना? वॉल्यूम 1 है तो बेटा वोकैब में आप शुरू कर दो इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो मैं कराऊंगी वो तो अलग है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप 2 चैप्टर है, दोनों याद करना शुरू कर दो, याद करना। ठीक है? समझ में आया? विकास, देखो एक चीज मैं बताती हूँ, आपको पता है जो आप कह रहे हो ना मेरे पास एक भी बुक नहीं है, आप नहीं खरीद रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ जो जो पढ़ाते जाऊंगी वो पीडीएफ देते जाऊंगी। बेटा वोकैब की जो शीट है पुष्पेंद्र, ये 20 शीट्स है वोकैब की, और एक आपका ग्रुप बना हुआ है, नहीं ग्रुप नहीं, चैनल बना हुआ है टेलीग्राम में, नीतू सिंह वोकैब करके, नीतू सिंह वोकैब। उसमें 20 शीट्स जो है ना ऑलरेडी A4 साइज में मैंने डाल दिया है। ठीक है पिंटू, मैं रूट से ही कराती हूँ मैक्सिमम वोकैब, तो 20 शीट्स उसमें डाल दिया। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, क्योंकि वो पूरा A4 साइज में ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दिया है मैंने शीट्स, तो क्योंकि मुझे तो कराना है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा, आपको खरीदना है बुक खरीदो, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही। लेकिन आपको मैं एक चीज बताती हूँ, बचपन से कभी भी हम लोग जो कहते हैं ना बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह नहीं पहने हैं, नहीं पहनी हूँ मैं ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह, ना पहनी हूँ, ना आपको शौक है उतना ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने का कि मैं ब्रांड फ्लॉन्ट करूँ, देखो मेरा ये ब्रांड का मैं शर्ट पहन रही हूँ या ये ब्रांड का मैं सूट पहन रही हूँ। लेकिन किताब के मामले में कभी भी कंजूसी नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चीज़ें होती है कि हाँ होनी चाहिए, तो वो आपके लिए मैं कह रही हूँ। ट्रांसलेशन के लिए कौन सा बैच लेना है बेटा? आपको स्पोकन इंग्लिश का लर्न इंग्लिश इन 60 डेज लेना पड़ेगा, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो तो। अगर आपको खरीदना है खरीदो, नहीं तो आपको क्लास नोट्स का और वोकैबुलरी का पीडीएफ तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है? चलो अब चले आगे, अब सुनो। नेक्स्ट आती हूं मैं आर्टिकल। अनुभव बेटा, ये आपका इंग्लिश, मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करा रही हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें तो मैं ट्रांसलेशन कराते रहूंगी, हाँ एक एक सेंटेंस का मीनिंग तो जरूर बताते जाती हूँ। चलो देखो, शी इज डैश एक्सेलेंट। बेटा सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना।
आर्टिकल दो प्रकार के, आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। लेकिन आर्टिकल है क्या भाई? आर्टिकल पहले तो था ही नहीं, तभी तो आप लोग कहते हो कई लोग कि मैम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। बेटा 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और 9th ही तो आर्टिकल था। यानी कि आर्टिकल जो है ना वो क्या है? तो आर्टिकल इनफैक्ट सिर्फ नाउन हो तो आर्टिकल आता है, बस इतना ही इसका डेफिनेशन। यानी आर्टिकल क्या है भाई? ये कम्स विथ नाउन, प्रिसीड, प्रिसीड मतलब होता है के पहले आना, प्रिसीड्स नाउन। नाउन हो तो आर्टिकल आएगा, बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आता। बेटा यूट्यूब में क्लास नहीं है, शांति आज बिल्कुल यूट्यूब में नहीं है, खाली ऐप में चल रहा है, ठीक है? आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आता। अब आ जाओ वापस, देखो शी इज डैश एक्सेलेंट। बेटा एक्सेलेंट का मतलब है उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, ये तो विशेषता बता रहा है भाई। एक्सेलेंट क्या है? वो डांसर, सिंगर, राइटर, पोएट क्या है? मैं नहीं दे रही हूं क्या है, मुझे नाउन से मतलब नहीं, कुछ नहीं लगेगा, शी इज एक्सेलेंट बस। क्यों? अभी बताया, आर्टिकल कम्स विथ नाउन, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसका मतलब मैं क्या लिखूं? लिखूंगी नो नाउन। अभी जो पहला नंबर था नो नाउन मतलब नो आर्टिकल। नाउन नहीं है, फाइन, आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन है, हाँ आर्टिकल आएगा। समझ में आया? नो नाउन नो आर्टिकल। आर्टिकल इस्तेमाल होगा सिर्फ नाउन के साथ, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। वापस आओ, ही इज गुड बॉय। बेटा गुड बॉय सिंगुलर नाउन है, और मैं कह रही हूं वो एक अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का बोलोगे मैम, एक तो बोलते नहीं है, बेटा बोलना चाहिए, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय। अ लगाना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एक के सेंस में बात करते हो ना, एक के सेंस में, तो मैं कहूंगी ही इज अ गुड बॉय, सिंगुलर नाउन। जब आप एक के सेंस में बात करते हो, एक के सेंस में आप चाहो तो एंड भी लगा सकते हो, कहां लगेगा वो बताएंगे, एक के सेंस में। और जब भी एक का सेंस आएगा बेटा सिंगुलर नाउन आएगा। एक के सेंस में बात करोगे तो सिंगुलर नाउन लगाओगे, अगर बॉयज कर दिया तो फिर ए नहीं आ सकता। नेक्स्ट सुनो, ही इज डैश इंडियन। बेटा यहां पे इंडियन कहा आपने तो एन इंडियन कहो। अब फिर से सुनो, मैंने कहा था एक के सेंस में ए या एन दोनों आएगा, लेकिन एन कहां आएगा? जब आप को वॉल, वॉवेल मत बोलना, इसको कहते हैं वॉल, साउंड सुनाई दे। अ वॉल साउंड, वॉल तो जानते हो आप, ए ई आई ओ यू होता है, मैं कह रही हूं वॉल साउंड। साउंड मतलब लेटर्स नहीं कह रही हूं मैं, साउंड कह रही हूं, लेटर्स नहीं साउंड कह रही हूं, विथ वॉल साउंड। और वो साउंड अगर हिंदी मीडियम वाले आप हो या हिंदी कभी पढ़े हो तो आपको पता होगा, इसको हम स्वर कहते हैं। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, है ना, इनको हम स्वर कहते हैं। बेटा जब इनको आप स्वर कहते हो तो स्वर के साथ एन लगता है, व्यंजन के साथ ए लगता है, स्वर के साथ एन लगता है। यानी कि इंडियन ई आ ई कहा ना मैंने, राइट? तो एन इंडियन। लेकिन बेटा यूरोपियन तो ए ई आ यू के चक्कर में फंसोगे तो एन लगा दोगे। लेकिन मैंने कहा साउंड पकड़ो, यूरोपियन ये आ ई उ ए ऐ ओ औ में नहीं आ रहा, ऊ यू नहीं, इसलिए अ यूरोपियन हुआ, वह एक यूरोपियन है, अ यूरोपियन। आ तारित, ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, मैं ए और एन की बात कर रही हूं अंकित, अभी प्लूरल की बात में नहीं कर रही हूं। जैसे एक कान, एन ईयर, लेकिन यहां पे ईयर है, य है, अ ईयर। ऑनेस्ट मैन है बेटा, ये ऑनेस्ट मैन है, एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन मैंने कहा सिंगुलर के साथ आएगा, यहां मैन है तो एन ऑनरेबल मैन। अगर मैं मैन के बदले में, मान लो इस मैन को मैं हटा दूं और मैं यहां पे कर दूं मेन, और अगर जैसे मेन किया प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल के साथ फिर कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल मैन। प्रवीण मुखर्जी नगर में
आप आके केडी कैंपस किसी से पूछ लो, बत्रा सिनेमा के सामने है और अपना ही कोचिंग दिखेगा यहाँ पे, मुखर्जी नगर में अपना ही है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी। बेटा ऑनेस्टी का मतलब समझते हो? ईमानदारी, है ना। और ऑनेस्टी बेटा अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ भी नहीं आता, ऑनेस्टी के साथ कुछ नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। एक्सरे मशीन, मशीन इज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ एक्सरे, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन एक्सरे मशीन। सिंगुलर नाउन, प्रोनाउंसिएशन आ ई उ ए ऐ ओ औ वाला आए तो फिर आप उसके साथ एन लगाना। इनफाइनाइट इज इन्फिनिटिव बेटा, इन्फिनिटिव की बात ही नहीं कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल नाउन। इन्फिनिटिव जेरेंट को यहां से हटा दो भी, ठीक है। तो हम आर्टिकल को याद रखना, मैंने अभी आपको बताया ए एन कहां आता है। अगर आप द की बात करोगे तो बेटा जो भी डेफिनेट हो जाता है वो द लेता है। अगर मैं कहूं क्लीन द टेबल तो सर्वेंट समझ जाएगा भाई टेबल है, जो सामने टेबल उसी को तो साफ करने बोलेगी। अगर मैं कहूंगी मेक द बेड, वो समझ जाएगा जिसमें सोती है वही तो बेड की बात करेगी। स्विच ऑफ द लाइट, वो समझ जाएगा भाई इसी रूम की तो लाइट की बात करेगी। स्विच ऑन द फैन, वो समझ जाएगा भाई यही जो रूम में खड़ी उसी की तो फैन की बात करेगी और कहां की करेगी। द लगता है जब डेफिनेट हो, द लगता है जब कहने वाला सुनने वाला दोनों को पता है किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, राइट। फीस कितना लगता है बेटा वो तो जाके आप पता करो रिसेप्शन में। अब सुनो, आर्टिकल ए और एन दोनों एक के सेंस में आता है और इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनको हम कहते हैं, मैंने कहा था ना दो प्रकार के होते हैं, ये इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट जो होते हैं वो होता है द। कब आता है? जब आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हो। Once upon a time there lived a king। अच्छा, आगे पूरी कहानी में इस किंग जहां भी आएगा ना, इस किंग का जिक्र जहां भी होगा वहां पे द लगेगा, ठीक है। इसका मतलब द कहां लगा? जब when the subject, जो भी हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी हो, when the noun is already, क्या नाउन का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका हो, when the noun is already introduced known, पता है आपको भी और मुझे भी पता है किसकी बात हो रही है, ठीक है। when the noun introduced है, known है और can be pointed out। और इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। जब नाउन इंट्रोड्यूस्ड है, नोन है, जानकारी है आपको किसकी बात कर रहे हैं। द शर्ट विच आई बॉट येस्टरडे, पिंटू ने सही कहा, वो शर्ट जो कल मैंने खरीदा था, देखो द लगा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी पता है किस शर्ट के बारे में बात हो रही है। इज वेरी एक्सपेंसिव। ए और एन के नीचे क्या लिखे हैं बेटा? दोनों का मतलब एक है और विद किसके साथ आता है? वॉल साउंड के साथ। ये इनडेफिनिट है, जब तक आपको जानकारी नहीं है किसकी बारे में बात हो रही है, एक के सेंस में ए और एन लगाते हैं। एक बार पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है तो द लगता है। ये देखो, ठीक है। हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट पोर्शन में बेटा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन हो गया, वर्ब भी हो गया, बचा है इंटरजेक्शन। लास्ट पॉइंट पे आओ, इंटरजेक्शन। नोन के नीचे क्या लिखा है? नोन के नीचे कैन बी पॉइंटेड आउट। बेटा इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी कि जैसे अगर मैं कहूं द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, देखो
सूरज, यस बेटा, मुखर्जी नगर आना पड़ेगा अगर ऑफलाइन लेना है। आशुतोष बेटा, दो तरीके से डाउट क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे भी पूछ सकते हो। दूसरा है कि ऐप में एक डाउट का सेक्शन भी बना हुआ है। एप्पल्स के साथ तो बेटा द ही लगेगा नताशा, अगर लगाना है तो, नहीं लगाना तो मत लगाओ, लेकिन जब डेफिनेट होगा तभी लगेगा ना। चलो अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरजेक्शन। बस आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वॉल बोलते हैं, वॉवेल नहीं बोलते, इट्स वॉल। जैसे पोयम नहीं बोलते, इट्स पोम, है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है, क्या करें, कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। ये देखो, पॉइंट आउट का मतलब बेटा आप दिखा सकते हो फिंगर से कि देखो वो है। लेट, शमशेर, स्पेलिंग देखो लेट का, यस इंस्पेक्टर शुभम गुप्ता। हो गया। अब सुनो बेटा, फाई का इंटरजेक्शन का साइन यहां भी लगाना चाहिए आपको, है ना, थैंक यू। सुनो इंटरजेक्शन क्या है बेटा, ये एक भावनाओं का बहाव दर्शाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं ओह, छी, वाह, उफ, है ना, ये एक फीलिंग। शिल्पी, क्लास तो चल रहा है आपका, क्या प्रॉब्लम है? ये एक गश ऑफ फीलिंग्स, जो फीलिंग आपका है उसका गश यानी भावना का बहाव जो होता है, ये दर्शाता है। अगर मैं कहूं हुर्रे, बेटा ये जो वर्ड है खुशी दर्शाता है। और जानते हो इंटरजेक्शन में ये एक जो मार्क है ना, ये आपको जरूरी है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है। इसीलिए इसका हम लोग इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं, क्योंकि ये मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एलास आई फेल्ड, दुख दर्शा रहा है, देखो। वाओ, अगेन खुशी दिखा रहा है। आप कहोगे मैम वो भी तो खुशी है, बेटा ये खुशी जो है ना, हुर्रे, ये एक जीत की खुशी जो होती है ना, ये दिखा रहा है। और ये खुशी की जीत नहीं है, कोई चीज बहुत सुंदर दिखा, वाओ इट इज ब्यूटिफुल, है ना। अगर मैं कहूं यक, इट स्टिंग्स, बहुत गंदा स्मेल देता है, स्टिंग्स, है ना। फाई, इट स्टिंग्स, इसका मतलब हो गया ये तीनों घृणा दर्शा रहा है, यानी कि डिस्पाइस, डिसगस्ट। और अगर कहोगे ब्रावो, आप किसी को शाबाशी दे रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। तो डिफरेंट फीलिंग्स के लिए डिफरेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड, बेटा ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ये आपको इंटरजेक्शन में दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि अगर नहीं दिखाई देगा तो भाई हम अपने गश ऑफ फीलिंग बताए कैसे, है ना। इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड।
और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। क्लियर? बताओ, समझ में आ गया? डजंट मैटर श्री। ओह आई एम सॉरी, सौरभ बिल्कुल सही। अ यूजीएच को अशुद्ध से कहते हैं गंदा। हुर्रे और हुर्रा दोनों चलता है शिवम। ठीक है, हो गया। अब आज मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पहले तो एक वोकैब का शीट कराऊंगी पहले तो, क्योंकि आप देख लो वोकैबलरी कैसे करवाती हूं, और उसके बाद कंप्लीट आपका मैं टेंस से शुरू करना चाह रही हूं। ठीक है ना? हुर्रे, यू फाइनली डिड इट। यस गुप्ता जी, वेरी गुड। और ये सारा अभी मैं दे रही हूँ बेटा। वाटर के साथ अगर आर्टिकल लगाना भी हो तो द लगाना पड़ेगा पिंटू, क्योंकि ए और एन तो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वाटर को तो काउंट कर नहीं सकते, उसके साथ तो नहीं लग सकता। ठीक है, अब आपको जो एक तो YouTube में क्लास खत्म हो गया है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, मैं आपको पूरा कंप्लीट ये बुक पढ़ाऊंगी। इसमें 3-4 चैप्टर छोटे छोटे हैं जो लास्ट में, वो मैं बता दूं कौन कौन सा, जो आपको PDF मिलेगा। और वो है सुपरफ्लुअस 28 नंबर, स्पेलिंग, प्रोवर्ब और लीगल टर्म्स 28, 29, 30, 31। इसका आपको वो मिल जाएगा, जिसको क्या कहते हैं VOD। बाकी सारा कंप्लीट मैं आपको कराऊंगी।